स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे कायदे में जो 14 नकात थे उसका बैकग्राउंड क्या था। क्या वजह थी कि कायदे आज़म को जो पेश आई कि वो 14 नकात पेश करे, मुसलमानों के मुतालबात को पेश करे, जबकि वो तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दाई थे। आज उसके बारे में बात करेंगे। नेहरू रिपोर्ट ने किस तरह मुसलमानों का फ़ायदा किया, हम इस बारे में बात करेंगे। थी तो मुसलमानों के ख़िलाफ़, लेकिन उसने फ़ायदा किस तरह दिया, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज़रा बात करते हैं बैकग्राउंड की। देखिए, तकरीबन जिस टाइम में मिसाक लखनऊ हुआ और उसके बाद फिर तहरीक खिलाफत और फिर वो जो है उसके अंदर गांधी जी की तहरीक का शामिल हो जाना, ये तमाम के तमाम जो थे ये हिंदू मुस्लिम थोड़े से करीब आए थे। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि हिंदू मुस्लिम जो थे वो साथ चल रहे थे। तकरीबन मिसाक लखनऊ के 10 साल बाद तक हिंदू मुसलमान जो है मिलकर चलते रहे। हालांकि 1919 के अंदर कहीं ना कहीं जिस टाइम पर तहरीक खिलाफत जो है वो शुरू हुई तो मुसलमान हिंदू एक साथ थे, लेकिन जिस टाइम पर तहरीक खिलाफत का अख्ताम हुआ तो मुसलमान और हिंदुओं में दूरियां पैदा होना शुरू हो चुकी थी। और इसी दूरी को जो है और बड़ा कर दिया नेहरू रिपोर्ट ने। ये ध्यान में रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट से पहले मुस्लिम लीग मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई थी। हर एक छोटा छोटा धड़ा था मुसलमानों के छोटे छोटे धड़े थे। उसमें जो दो बड़े धड़े थे उसमें शफी साहब का धड़ा था पंजाब का, पंजाब लीग का, और उसके मतलब शफी साहब का धड़ा था, शफी लीग कहलाती थी, वो पंजाब की थी। और उसके बाद सिंध की जो थी वो मिस्टर जिना लीग कहलाया करती थी। तो ये अलग अलग लीगें थीं और बाकायदा तौर पर जो है ये एक साथ मिलकर नहीं चल रहे थे। मुसलमानों में इख्तलाफात पाए जाते थे, लेकिन जिस टाइम पर नेहरू रिपोर्ट आई इसने मुसलमानों का भला कर दिया। जब नेहरू रिपोर्ट के अंदर ये वाज़ेह तौर पर नजर आया कि कांग्रेस मुसलमानों की जमात नहीं है और वो मुसलमानों की तरफ के भलाई के बारे में सोच नहीं, बल्कि वो तो हिंदू मेजॉरिटी को प्रमोट करना चाहती है। और वो तो चाहती है कि हिंदुस्तान में अगर किसी हुकूमत भी बने तो वो हिंदुओं की बने। तो इस चीज़ ने मुसलमानों को बहुत बड़ा झटका दिया और फिर मुसलमान वापस अपने इत्तेहाद की तरफ लौटे। ये ध्यान में रखिएगा कि मुस्लिम लीग जो थी, जब ये सब नेहरू रिपोर्ट आई तो उस टाइम पर 1928 के बाद जो है मुस्लिम लीग के काफ़ी धड़े जो हैं वो शफी लीग से मिले और काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए। कुछ धड़े जिन्ना लीग से भी मिले। बहरहाल, लेकिन जिन्ना लीग और शफी लीग अलग अलग थी। अभी उनके दरमियान कोई आपस में ऐसी बैठक नहीं हुई थी। अब इस को इकट्ठा करने के लिए जब मुसलमानों ने ये ज़रूरत महसूस की कि अब जो है हमें इकट्ठा होना चाहिए, तो वहाँ पर जो है दिल्ली के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई मुस्लिम लीग की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। और फिर वहाँ पर ये फैसला किया गया कि जनाब अब जो है ना कोई शफी लीग होगी ना कोई जिन्ना लीग होगी, अब सिर्फ जो लीग होगी वो जो है मुस्लिम लीग होगी। और ये भी ध्यान में रखिएगा ये 14 नकात जो थे, जिन्ना के 14 जो नकात थे ये मिस्टर जिन्ना ने खुद तैयार किए थे और मिस्टर जिन्ना ने इसको पेश किया था जवाब में नेहरू रिपोर्ट के। और इसके पीछे पूरी मुसलमानों की ताकत मौजूद थी। असल में मैंने आपको पहले बता चुका कि डेमोक्रेटिक सिस्टम था और डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हिंदुस्तान में मुतारिफ करवाया जा चुका था। अब चूँकि पहले तो कांग्रेस ने नारा लगा रही थी कि जनाब हम तो मुसलमानों की जमात भी हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। और जब उन्होंने वो मुखालफत की नेहरू रिपोर्ट के अंदर मुसलमानों के जो राइट्स थे उनके बारे में, तो ये तो वाज़ेह हो गया कि अगर अंग्रेज यहाँ चला भी जाए तो हुकूमत तो सिर्फ हिंदुओं की बनेगी। जो हिंदू थे वो जो थे वो मेजॉरिटी में थे, तो वहाँ पर हुकूमत उनकी बन जानी थी। लिहाजा इस बात को पेश नज़र रखते हुए मुसलमानों ने अपने हकूक़ की जो जंग है वो बाकायदा नेहरू रिपोर्ट के बाद इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। इनकी आंखें खोल के रख दी नेहरू रिपोर्ट ने और मुसलमान फिर इकट्ठे हो गए और फिर जिन्ना ने 14 नकात पेश किए। तो ये था उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इंशाअल्लाह ताला। और नेहरू रिपोर्ट ने जो हमें फ़ायदा दिया वो तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने पेश होंगे, जिसके अंदर हम 14 नकात की बात करेंगे। आज के लिए बस नहीं, अल्लाह हाफिज़।